गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह को तो दोस्तों आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमेशा विवाद में रहते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह जी का एक बयान आया और वो बयान ऐसा है कि कश्मीरियों को तो आतंकवादी भी मारते हैं और सेना भी मारती है, टेररिस्ट भी मार रहे हैं और हमारे जवान भी मार रहे हैं। सुशील पंडित जी खाना एंजॉय कर रहे हैं। सर कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बढ़िया। 2 मिनट बात करने हैं आप? जरूर, कृपया। दिग्विजय सिंह जी की जो बयान आया है वो तो अब से कुछ देर पहले ही सुन लिया होगा जी, दिग्विजय सिंह इस देश के वरिष्ठतम राजनीतिज्ञों में से एक हैं। लेकिन कई सालों से उनके मुंह से जब कुछ ना कुछ निकलता है वो विवाद का विषय बन जाता है। मैं कभी नहीं भूलूंगा 2008 के मुंबई हमले। उसके बाद वो मुंबई जाकर के किताब का विमोचन करते हैं जिसका लब्बो-लुआब ये है कि ये हमला भारत ने खुद पर करवाया था और उसका निशाना हेमंत करकरे थे, क्योंकि वो हिंदू आतंकवाद के खिलाफ पूरी एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनके अपराधों की छानबीन कर रहे थे। तो इसमें संघ का भी हाथ है। आज तक कभी नहीं सोचा था कि देश का एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ पाकिस्तान को ऐसे बच के निकल जाने का आसान सा रास्ता देगा। यही नहीं, इसके अलावा इन्होंने ओसामा को ओसामा साहब, हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब जी, ओसामा जी, हाफिज साहब तो कहा ही है। अपने मध्य प्रदेश वापस जाकर के महिला सांसद को टंच माल तक कहा है। उन्होंने समय समय पर, अब जैसे बाटला हाउस की एनकाउंटर को लीजिए, उसको भी उन्होंने फर्जी बताया। पार्टी को तो इन्होंने सांसद में डाला ही, अपनी राजनीतिक छवि जिस तरह खराब की है, मुझे नहीं लगता इस तरह किसी और नेता ने अपने पांव पर लगातार कुल्हाड़ियां बजाई और अपनी प्रामाणिकता खत्म की है, देश की साख को बट्टा लगाया है। मुझे याद पड़ता है 2003 में जब उनको सत्ता से विदा किया था मध्य प्रदेश ने, तो उनको नाम दिया था श्रीमान बंटाधार। वो मध्य प्रदेश का बंटाधार करने से तो अब बाज आए, लेकिन कांग्रेस का और अपना बंटाधार किए चले जा रहे हैं। सुशील जी, आपके सारे उदाहरण, उनके सारे पुराने इस तरह के बयान जिन्हें आपत्तिजनक कहा जा सकता है, कहा जाता रहा है, आपको बता दें। ऐसे मौके पर जब कश्मीर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता भारत सरकार कर रही है, हर भारतीय कर रहा है, और जहाँ पर आपको पैचअप करना चाहिए, इस तरह का बयान क्या जाहिर करता है? ये एक मानसिकता है। कांग्रेस अपनी इस मानसिकता से उबर नहीं पाई है। उन्होंने लगातार कश्मीर में आतंकवादियों की लल्लो-चप्पो की है, उनकी खुशामद की है, उन्हें कंसेशंस दिए हैं। यही वजह है कि आज भारत कश्मीर में इतनी दयनीय स्थिति में पहुंच गया है। और ये इसका एकमात्र कारण ये है कि कांग्रेस में भीतर बैठकर आत्मविवेचना करने की प्रक्रिया शुरू हो नहीं पाई है। उसमें वो कैपेसिटी है भी कि नहीं, इस पर भी अब एक सवालिया निशान लग गया है। सुशील जी, लेकिन सॉरी, याद आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं सुशील जी कि जिन लोगों को, जिन राजनीतिज्ञों को, राजनीतिक दलों को ऐसे बयानों का विरोध करना चाहिए, आप जैसे लोगों से हट कर, आप तो करते ही हैं, दूसरे लोग समाज सेवी खड़े होते हैं, आप जैसे लोग खड़े होते हैं जिन्हें चिंता है, जिन्हें फिक्र है, जो माहौल को सुधारना चाहते हैं, जो पीड़ित भी हैं कहीं ना कहीं। आपको नहीं लगता कि वो राजनीतिक दल, वो राजनेता जिनकी जिम्मेदारी है, वो भी पल्ला झाड़ लेते हैं और ये और ज़्यादा मोटिवेट करता है, एनकरेज करता है ऐसे बयानों को? आप समझ सकते हैं कि इस पूरे प्रकरण में देश का पक्ष रखना, सेना का पक्ष रखना, देश के हित को सबसे ऊपर रखना, ये सारा का सारा काम मानो 1-2 दलों तक सीमित रह गया है या एकमात्र दल तक सीमित रह गया है। मुझे
मुझे लगता है कि ये सबकी साझा जिम्मेदारी है, और क्योंकि बाकी लोग इस जिम्मेदारी से बचते हैं तो इस पर एक तरह से एकाधिकार मिल जाता है उस एक दल को, जो स्वस्थ नहीं है लोकतंत्र में। आपको क्या लगता है कि इस तरह के बयान से क्या नुकसान हो सकता है? सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि कश्मीर में भारत से घृणा करने वाले लोग दिग्विजय सिंह को हाथों हाथ लेंगे और कहेंगे कि देखिए साहब, अगर हम जिहाद कर रहे हैं, हम पर जिहाद का आरोप है, तो दिग्विजय सिंह कौन सा जिहाद कर रहा है? वो तो देखिए सच ही बोल रहा है, वो तो भारत का नेता है, एक बड़े दल का नेता है, 10 साल मुख्यमंत्री रह चुका है, एक बड़े दल का महासचिव है। तो उन्हें एक बहुत बड़ी गुंजाइश मिल जाती है। कहीं ना कहीं आप ऐसे बयान से अलगाववादियों को, आतंकवादियों को शह मिलती है? उनको शह भी मिलती है, उनको ये भी लगता है कि भारत का जो राजनैतिक की व्यवस्था जो है, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है, उसमें अभी भी कंफ्यूजन है, एक मत्ता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि कश्मीर में हो क्या रहा है। जब तक डायग्नोसिस के प्रति क्लैरिटी नहीं है तो उसके प्रिस्क्रिप्शन में, उसके प्रोग्नोसिस में वो क्या करेंगे। तो ये पूरी तरह न सिर्फ उस कंफ्यूजन को जतलाता है, बल्कि एक चीज़ और पैदा करता है, वो है अवसर। मुझे लगता है कि जब तक ये कंफ्यूजन चल रहा है, हमारे लिए एक अवसर है, और इस अवसर को दोनों हाथों से छीनकर हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है। बहुत अच्छी बात है आपने कही। हम हालांकि हमें ख़त्म करने की बातचीत, लेकिन इसी से आपने जो इतनी अच्छी बात कही, क्या कोई ऐसा फोरम नहीं होना चाहिए जो अवसर प्रदान न करने वाले माहौल को बनाए? वो सब राजनीतिक दल हों उसमें शामिल, और एक कंसेंसस कम से कम हो, एक सहमति कम से कम। आपने बिल्कुल ठीक कहा। उसके लिए एक उदात्त राजनीतिक मानस की आवश्यकता है। जब हम क्षुद्र राजनीति के चलते विरोध करने के लिए हर उस बात का विरोध करेंगे जो कि हमारे प्रतिद्वंदी कह रहे हैं या कर रहे हैं, तो फिर हम खुद को उस मकड़ जाल में फंसा पाएंगे। हमें इस क्षुद्र राजनीति, तू मैं की राजनीति और एकदम लाभ पाने की राजनीति से ऊपर उठ के यदि देश के हित की चिंता करनी है, तब हम कुछ मुद्दों पर, जैसे कि हर परिपक्व लोकतंत्र में होता है, एक बायपार्टिजन व्यू, एक राष्ट्र हित का व्यू, वह दृष्टिकोण विकसित कर पाएंगे। और उसके लिए एक नए मानसिकता की, नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। बहुत धन्यवाद सुशील जी। क्षमा भी आपको, नहीं। खाने के बीच हमने रोका आपको। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने बात की। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।